स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर की सेकेंड क्लास। ठीक है, इसमें हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक चले थे। लास्ट क्लास में कर लिया था स्टेट्स ऑफ मैटर कितने तरह की होती है, 5 तरह की स्टेट्स कर ली थी, और उनके हमने बेसिक कन्वर्जन वाली जो है यूनिट्स भी कर ली थी कि किसको किस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या प्रोसेस अपनाना पड़ता है। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दोनों अलग हेडिंग्स होती है। स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब है कि मैटर कितने रूप में एग्जिस्ट करता है, और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का मतलब है कि हमारा मैटर कितने रूप में क्लासिफाई हो सकता है। क्लासिफाई का मतलब है विभाजित एक तरह से। हम उसको स्टडी करने के लिए बहुत अलग अलग तरह के रूप में जो है अलग अलग हेडिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैटर को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो मैटर के दो सबसे पहले डिवीजन, बेसिक डिविजन्स बनते हैं। एक है प्योर सब्सटेंस, ठीक है, और दूसरा है मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, देखिए दोनों में फर्क क्या है। प्योर सब्सटेंस वो मैटर है जिसमें या तो एक ही तरह के एटम्स हो, ध्यान से सुनेंगे, या तो एक ही तरह के एटम्स हो या फिर एक से ज्यादा तरह के अगर एटम्स हो तो वो फिक्स्ड रेशो में हो। ठीक है, तो इसके बारे में 2 लाइनें लिखेंगे। either same kind of elements, या फिर चलिए हटो, इस और सिंपलीफाई करते हैं डेफिनेशन को, है ना। फिक्स्ड कंपोजिशन जिनकी होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन या फिक्स्ड रेशो। ठीक है, प्योर सब्सटेंस हमेशा उस मैटर को कहा जाता है जिसमें फिक्स्ड कंपोजिशन या रेशो होती है किसकी, एटम्स की, है ना, उसको प्योर सब्सटेंस बोल देंगे। अभी समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल करेंगे तब समझ में आएगा। मिक्सचर क्या होता है, जिसमें कोई भी कंपोजिशन कांस्टेंट या फिक्स्ड ना हो। अनफिक्स्ड कंपोजिशन, अनफिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब क्या है, वेरिएबल कंपोजिशन या वेरिएबल रेशो, यानी कि जो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, कोई उसके बारे में कोई लिखित जो है रूल या लिखित कोई फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला उसका नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस 2 तरह के होते हैं और मिक्सचर 3 तरह के होते हैं। उनको भी डिवाइड कर लेते हैं एक बार। हमारा प्योर सब्सटेंस, हमारा मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस को डिवाइड करेंगे तो या तो वो हो सकते हैं एलिमेंट्स या वो हो सकते हैं कंपाउंड्स। और अगर हम मिक्सचर को हम डिवाइड करेंगे तो मिक्सचर 3 तरह के हो सकते हैं। मिक्सचर्स 3 तरह के हो सकते हैं। पहला है टू सॉल्यूशंस, दूसरा है कोलॉइड, और तीसरा है सस्पेंशन। ठीक है, ये थोड़ा सा टेबुलर फॉर्मूला में आप नोट करना, बहुत आसान है। मैटर 2 तरह का हो सकता है, तो प्योर होगा या मिक्सचर होगा। प्योर में कंपोजिशन फिक्स्ड रहती है, यानी कि बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, मिक्सचर में अनफिक्स्ड रहती है कंपोजिशन, यानी कि वेरिएबल है, चेंज हो सकती है। ठीक है, अभी एक एक नाम याद करेंगे। प्योर सब्सटेंस 2 तरह का हो सकता है, एलिमेंट या कंपाउंड। मिक्सचर 3 तरह के होते हैं, टू सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स और सस्पेंशन। देखिए अब हम इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ना
प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट पढ़ते हैं। तो एलिमेंट के बारे में एक ही लाइन लिखेंगे, एलिमेंट सिंगल काइंड ऑफ एटम। दुनिया में पाए जाने वाली हर वो चीज जो कि पूरी तरह एक ही तरह के एटम से मिलकर बनी है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि लोहा, आयरन, आयरन के अंदर जितने भी एटम्स हैं, आयरन का आपके पास एक छोटा सा बार है, लोहे की प्लेट है, लोहे की चम्मच है, ठीक है, लोहे का कुछ भी है हमारे पास, लोहे का और भी है अगर, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सारे के सारे एटम्स क्या है, आयरन के है ना, Fe के है, तो वो एक एलिमेंट है। गोल्ड क्या है, गोल्ड एक एलिमेंट है, ठीक है, सिल्वर एक एलिमेंट है, एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है, डायमंड, डायमंड का एलिमेंट है, हाँ डायमंड एक एलिमेंट है, क्योंकि डायमंड के अंदर सारा 100% क्या होता है, कार्बन ही कार्बन होता है। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट भी एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर जो है सारे के सारे एक तरह की तो एटम्स हैं, H2 के मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोजन के अंदर, लेकिन एटम तो HH नहीं है ना। ऑक्सीजन O2 यानी कि OO के एटम्स हैं, ओजोन O3 यानी कि OO के एटम्स हैं। तो जिसमें सिंगल काइंड ऑफ एटम्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। इसके एग्जांपल में नोट करेंगे, इसमें एग्जांपल में नोट करेंगे आयरन, सिल्वर, गोल्ड, यानी कि सारे के सारे मेटल्स आ गए। कुछ नॉन मेटल्स भी आ सकते हैं, जैसे कि आपका डायमंड, ग्रेफाइट। तो डायमंड हो चाहे ग्रेफाइट हो, दोनों किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। एक और तीसरी फिल्म होती है बकमिंस्टर फिल्म, ठीक है, आयोडीन, I2, सल्फर, S8, ओजोन, O3, नाइट्रोजन, N2, फॉस्फोरस, P4। ये सब एलिमेंटल फॉर्म्स होती है और ये सेम तरह के एटम से मिलकर बनी है। बोले सल्फर, तो सल्फर के अंदर सारे एटम S के तो है, ओजोन, ओजोन के अंदर सारे एटम O के तो है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंदर सारे एटम N के हैं, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के अंदर सारे एटम P के हैं। तो सब एलिमेंट्स हैं। इनके अंदर किसी भी तरह की कोई किसी भी तरह का फॉरेन एटम किसी भी तरह के बॉन्डिंग में प्रेजेंट नहीं होता। अब कंपाउंड्स पढ़ते हैं, कंपाउंड के बारे में एक लाइन लिखेंगे। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड more than one kind of atoms but in a fixed ratio by mass and number। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनमें एक से ज्यादा तरह के एटम्स होंगे, यानी कि ऐसा नहीं है सारे ऑक्सीजन के होंगे, सारे आयरन के, सारे नाइट्रोजन के, एक से ज्यादा तरह के एटम्स होंगे, लेकिन कंपोजिशन फिक्स होगी, फिक्स कंपोजिशन होगी। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो बात करते हैं एग्जांपल की, H2O यानी कि वाटर। वाटर के अंदर क्या है, वाटर के अंदर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा, 2:1। अगर H3O है, सपोज कर ले H3O है, हालांकि नहीं होता H3O एग्जिस्ट नहीं करता, H3O पॉजिटिव होता है, तो क्या वो वाटर बनेगा ना, वो वाटर ही नहीं रहेगा। तो वाटर का फॉर्मूला केवल कब तक है, वाटर वाटर कब तक है, जब तक उसमें 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ बाउंड है, तो वो कंपाउंड कहलाया जाएगा। सिमिलरली NH3 है, एमोनिया, तो एमोनिया एमोनिया कब तक है, जब उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, 1:3, बाई नंबर रेशियो, ठीक है। मीथेन, चलिए मीथेन की बात करते हैं, CH4,
ठीक है, तो मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन की रेशो क्या है, 1:4। तो इन सब को हम बोलते हैं केमिकल कंपाउंड्स। इन सब को क्या बोलते हैं, केमिकल कंपाउंड। इन सब की पहचान क्या होती है, इन सब का एक स्पेसिफिक केमिकल फॉर्मूला होता है। स्पेसिफिक केमिकल फॉर्मूला, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका एक स्पेसिफिक केमिकल फॉर्मूला हो उसको हम बोलते हैं केमिकल कंपाउंड। क्योंकि फॉर्मूला ही हमें क्या बताता है, फॉर्मूले का जरूरत क्या है हमें केमिस्ट्री, भाई हमें क्या जरूरत पड़ी फॉर्मूला बताने की, हमें क्यों बताना पड़ा कि मीथेन CH4 होती है, अमोनिया NH3 होती है। फॉर्मूला हमें कुछ नहीं बताता, फॉर्मूला केवल हमें बताता है कितने एटम्स दूसरे कितने एटम्स के साथ कंबाइन करेंगे। जैसे H2 है, H2 हमें बताता है कि 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा। NH3 में क्या बताता है, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे। CH4 क्या बताता है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे। सपोज बोलो CO2 है, तो CO2 में क्या बताती है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। CO है, CO में क्या बताती है, एक कार्बन 1 ऑक्सीजन के साथ है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं और ये भी प्योर ही तो होंगे। हमने प्योर वाटर ले लिया तो उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन तो प्योर ही कही जाएगी, वो प्योर सब्सटेंस क्यों है, क्योंकि उसके अंदर फिक्स कंपोजिशन हो गई कि जितने ऑक्सीजन उसके दुगने हाइड्रोजन। NH3 प्योर है क्यों, क्योंकि उसमें फिक्स हो गया जितने नाइट्रोजन उसके 3 गुने हाइड्रोजन। उसके अलावा कोई भी वेरिएबल उसके अंदर अलाउड नहीं है, किसी भी तरह का चेंज उसके अंदर अलाउड नहीं होगा। ठीक है दीदी, तो हमने समझ लिया। बस एग्जांपल से ही आप क्या क्वेश्चन है, सीधा एग्जांपल पूछ सकता है कि केमिकल कंपाउंड है, एलिमेंट है। तो प्योर सब्सटेंस दो तरह का होता है, एलिमेंट या कंपाउंड। एलिमेंट में सिंगल तरह के एटम्स, कंपाउंड में एक से ज्यादा तरह के एटम्स होंगे लेकिन फिक्स्ड रेशो में होंगे और उनका एक पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिक्सचर में जो हेडिंग है कोलॉइड, ये कोलॉइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कोलॉइड के बारे में, इस कोलॉइड को हमें बहुत डीप में स्टडी करना है और इसकी 3-4 हेडिंग्स हैं जो हमें करनी है अपनी इस यूनिट में कवर। चलिए तो मिक्सचर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मिक्सचर के बारे में सबसे पहले लाइन क्या याद रखेंगे, मिक्सचर की वेरिएबल कंपोजिशन होती है, मिक्सचर की फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। अगर उसकी फिक्स कंपोजिशन हो गई तो वो मिक्सचर कहाँ करा, फिर तो प्योर सब्सटेंस ही ना बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर्स, मिक्सचर को एक लाइन में डिफाइन करें तो क्या होता है, वेरिएबल कंपोजिशन होती है यानी नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड नहीं होती। अब मिक्सचर कितने तरह के होते हैं, मिक्सचर में फर्स्ट जो तरीका है वो है ट्रू सॉल्यूशन का, दूसरा है कोलॉइड का, तीसरा है सस्पेंशन का। अच्छा, इनके बारे में हम कंपैरेटिव स्टडी करते चलेंगे। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में, आप उनको स्क्रीनशॉट ले लेना है, लिख लेना। ट्रू सॉल्यूशन, सबसे पहले एक चीज क्या लिखते हैं अभी समझते हैं पहले, ये होमोजेनस होते हैं। होमोजेनियस का मतलब यूनिफॉर्म, कोलॉइड भी होमोजेनस होते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, कोलॉइड हेट्रोजेनस होते हैं।
यानी कि नॉन यूनिफॉर्म, और सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन को पढ़ने का ट्राई करते हैं, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन अगर समझ में आएगा तो कोलोइड तो इनके बीच की स्टेज होती है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? जब कोई मिक्सचर बनाया जाए जिसमें ए और बी दोनों कंप्लीटली एक दूसरे में डिसोल्व हो गए। सपोज करो आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें ए प्लस बी है, ए प्लस बी, यानी कोई कंपोनेंट है, आपने अल्कोहल में वाटर डाला या वाटर में शुगर डाल ली या सोल्ट में वाटर डाला, ठीक है, मतलब कुछ भी सॉल्यूशन, आप ऑयल में घी डाल दिया, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मिक्सचर जिसमें कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी कि पूरी तरह से बट गए, है ना, वो इतनी अच्छी तरह से डिसोल्व हो गए, कंप्लीटली डिसोल्व हो गए, तो उसको बोलते हैं हम ये ट्रू सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हेन टू और मोर कंपोनेंट कंप्लीटली डिसोल्व टू गिव अ होमोजेनस मिक्सचर। जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट कंप्लीटली डिसोल्व कर जाएं एक दूसरे में और एक होमोजेनस मिक्सचर बनाए, होमोजेनस का मतलब यूनिफॉर्म, तो उसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है दीदी। कंप्लीटली इसकी पहचान क्या होती है? होमोजेनस की पहचान क्या होती है? क्लियर सॉल्यूशन होते हैं, क्लियर एंड यूनिफॉर्म। कोई पूछे होमोजेनस का मतलब क्या था, तो होमोजेनस का मतलब है क्लियर एंड यूनिफॉर्म। हमने पानी के अंदर चीनी डाल के शेक कर दिया तो शुगर सॉल्यूशन बन गया। अब उस सॉल्यूशन जब बन गया तो क्या उसमें ऐसा है कि ऊपर ऊपर से फिक्का लगेगा, नीचे से मीठा, या नीचे से फिक्का ऊपर से मीठा? नहीं, अगर आपने बहुत अच्छे से डिसोल्व कर दी, कंप्लीटली डिसोल्व कर दी, चीनी नहीं बैठी रही, तो वो सॉल्यूशन क्या बन गया? होमोजेनस बन गया, यानी कि उसकी कंपोजिशन फिक्स हो गई। अब वो जितना मीठा उसकी पहली घूंट है उतनी ही मीठी उसकी आखिरी घूंट है, यानी कि उसमें चीनी हर जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूट है। उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह के सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। आपने पानी के अंदर चीनी नमक मिलाया, वो भी ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। क्यों? क्योंकि नमक जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर नमक है, नीचे नीचे नमक है, या साइड में ही नमक रह गया। पूरे के पूरे में डिसोल्व होगा ना, जब होगा तो वो डिसोल्व, तो उसको वो डिफ्यूजन की तरह डिसोल्व होता है। तो कंप्लीटली जब डिसोल्यूशन हो जाए, क्लियर और यूनिफॉर्म सॉल्यूशन मिले, तो उसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। और होमोजेनस मिक्सचर हमारा ट्रू सॉल्यूशन का ही दूसरा नाम होता है। ठीक है। अब सस्पेंशन पे आते हैं, कोलोइड को छोड़ते हैं 2 मिनट के लिए। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन में आपने एक या एक से अधिक कंपोनेंट डाल तो दिए, लेकिन वो क्या है, दो अलग अलग लेयर्स में है। ए ऊपर है, बी नीचे है, यानी कि दोनों में डिसोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं हुआ, उनके अंदर सेपरेशन है। क्या है सेपरेशन? सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज नीचे लटकी हुई हो या फिर नीचे बैठी हुई हो, तो सस्पेंशन में क्या होती है, एक चीज, ज्यादा डेंसिटी वाली चीज नीचे होती है और लो डेंसिटी वाली चीज ऊपर होती है। सपोज कर लो आपने सैंड इन वाटर डाल दिया, क्या डाल दिया? हमने पानी में रेत डाल दिया, तो क्या है, सस्पेंशन है ना, क्योंकि पानी ऊपर तैरता रहेगा, रेत नीचे होगा। हमने ऑयल इन वाटर डाल दिया, तो पानी नीचे रहेगा, तेल ऊपर रहेगा, तो वो भी क्या एक तरह का सस्पेंशन ही तो बना। वही पानी नीचे रहेगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो वो क्या बना, एक तरह का सस्पेंशन बना। तो सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन एक वो मिक्सचर जिसमें कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो, बट वो सेपरेटेड हो अलग अलग लेयर्स में। ठीक है, वो फुल्ली सेपरेटेड लेयर्स में प्रेजेंट हो, तो उसको सस्पेंशन बोलते हैं। अच्छा, हेट्रोजेनस होगा, हेट्रोजेनस का मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म है, ऊपर से उठाओगे तो ए है, नीचे जाओगे तो बी है, कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं। जो चीज बटी ही नहीं, जो चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, तो वो होमोजेनस कैसे हो सकती है? वो तो हेट्रोजेनस ही रहेगी ना। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। तो ये अच्छा, मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर में एक चीज ध्यान रखेंगे, मिक्सचर में सोल्यूट होता है और दूसरा सोलवेंट होता है। सॉरी, सोल्यूशन में सोल्यूट कम अमाउंट वाला और सोलवेंट ज्यादा अमाउंट वाला। सपोज कर लो हमने शुगर इन वाटर डाल दी,
तो शुगर इज द सोल्यूट और वाटर इज द सॉल्वेंट। ठीक है। और एक और बात ध्यान रखेंगे, एक ये क्वेश्चन आ सकता है एनसीईआरटी की फैक्ट है कि पार्टिकल साइज सबसे छोटा किस में होता है, तो वो सॉल्यूशन में होता है। सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज क्या होता है, लेस देन होता है 1 नैनोमीटर से। ठीक है। नैनोमीटर मैंने याद कराया था आपको, मैंने आपको टेबल बहुत पहले बजाया, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। तो जब पार्टिकल साइज इतना अच्छा, सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज सबसे छोटा क्यों होता है, सबसे छोटा होगा तभी तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा ना पूरे सॉल्यूशन में। अगर वो भारी होता तो वो नीचे ना बैठ जाता। तो सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पार्टिकल साइज कितना होता है सॉल्यूशन में। तो बोलेंगे लेस देन 1 नैनोमीटर। अच्छा, सस्पेंशन में तो कोई सोल्यूट सॉल्वेंट ही नहीं होता, उसके अंदर तो सेपरेट लेयर्स होती है। क्या होती है उसके अंदर, सेपरेट लेयर्स। तो वो लिख लेते हैं एक बार। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर पार्टिकल साइज जो होता है ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। जब पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा बड़ा हो जाए, जैसे कि रेत के दाने का पार्टिकल, मिट्टी के दाने का पार्टिकल, ठीक है, या कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो कि जिसमें कोई भी ऐसा मिक्सचर जिसमें कि पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा हो, तो वो ज्यादा हैवी होने के कारण नीचे बैठ जाएगा, और नीचे बैठने के कारण ही वो क्या बन जाएगा, सस्पेंशन बन जाएगा। तो सस्पेंशन में पार्टिकल साइज बहुत हैवी होता है, बड़ा होता है, इसी वजह से वो हेट्रोजीनस सस्पेंशन होता है। अब पढ़ते हैं यदि कोलोइड। कोलोइड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कोलोइड के ऊपर पूरा चैप्टर होता था पहले 12th क्लास में। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं कोलोइड क्या होता है। कोलोइड के बारे में एक ही टर्म ध्यान रखेंगे, appear to be homogeneous but are actually heterogeneous। appear to be homogeneous, अभी ये चीज केवल एक लाइन में लिखेंगे, ये फिर स्क्रीनशॉट लूंगा, समझाता हूँ। एक लाइन इनके बारे में रट लेंगे बार बार। इनकी पहचान क्या है, क्या डेफिनेशन है इनकी, कि appear to be homogeneous but are actually heterogeneous। और दूसरी चीज जो इनके बारे में लिखेंगे, कन्वर्ट इनटू सस्पेंशंस ऑन सेंट्रीफ्यूजेशन। अगर हम इनको सेंट्रीफ्यूज कर दें तो ये सस्पेंशन में बदल जाएंगे। ठीक है दीदी, ये दो लाइन ही अगर आपके ध्यान रह जाए तो हमारा कोलोइड कंप्लीट हो गया अपने आप में। ये होमोजेनस जैसे दिखते हैं, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन जैसे दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में होते हैं हेट्रोजेनस। पहली चीज। दूसरी चीज, इनको अगर सेंट्रीफ्यूज कर दिया जाए, सेंट्रीफ्यूज का मतलब बहुत बहुत तेजी से शेक कर दिया जाए, तो सस्पेंशन में बदल जाएंगे। इनका इनके बारे में एक और चीज लिखते हैं, पार्टिकल साइज इनका इंटरमीडिएट होता है। अब मैं आपको इनके एग्जांपल देके समझाऊंगा, तब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। पार्टिकल साइज होता है 1 to 100 नैनोमीटर। तो 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में इनका पार्टिकल साइज होता है, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा और सस्पेंशन से छोटा इनका पार्टिकल साइज होता है। नेक्स्ट इनके बारे में ध्यान रखेंगे, इनके एग्जांपल्स। तो इसका एग्जांपल है मिल्क। ठीक है, इसका एग्जांपल है कर्ड, दही। इसका एग्जांपल है ब्लड। इसका एग्जांपल है स्टार्च सोप। ठीक है, अब देखिए हम इनको समझते हैं, अब इनको हम रियलाइज करते हैं, फिर हमें कोलोइड बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर हमने एक बार इसको रियलाइज कर लिया ना, तो कोलो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये चीजें कोलोइड क्यों है। और ज्यादातर चीजें
ध्यान रखेंगे हमारे पास पास में ज्यादातर चीजें कोलोइड ही हैं। हमारी खाने की दाल, कढ़ी, हमारे मतलब हम जो भी जिस भी तरह की हम रसेदार सब्जियां बनाते हैं जनरली वो क्या है, कोलोइड तो है नेचर में। अब समझते हैं कोलोइड को आप कैसे पहचान करोगे, ट्रू सॉल्यूशन क्यों नहीं होते हो ना सस्पेंशन होते। एक तीसरी चीज है जो दोनों के बीच में होती है। अच्छा, ट्रू सॉल्यूशन में क्या है? ट्रू सॉल्यूशन एक क्लियर सॉल्यूशन है जिसमें कि दोनों चीजें बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है और बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन है। जैसे चाशनी हो गई, नमक का पानी हो गया, ठीक है, वो क्लियर सॉल्यूशन है, होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सस्पेंशन, सस्पेंशन में दूर से ही दिख रहा है कि उसमें अलग अलग लेयर्स हैं, तो वो सस्पेंशन है। लेकिन कोलोइड क्या होता है? कोलोइड देखने में तो लगता है सॉल्यूशन जैसा, लेकिन एक्चुअल में वो हेट्रोजीनस होता है, यानी कि उसमें कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होती। फॉर एग्जांपल मिल्क, मिल्क को लेते हैं, देखिए हमने मिल्क को रखा, तो मिल्क क्या रखा रखा मिल्क बैठ जाता है? नहीं बैठता ना मिल्क। मिल्क तो भाई वाइट ही तो रहता है पूरा का पूरा मिल्क, उसमें फैट भी है, उसके अंदर प्रोटीन भी है, उसके अंदर सब कुछ है। लेकिन अगर आप मिल्क को सेंट्रीफ्यूज कर दें, बहुत तेजी से मिल्क को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जो कि डेयरी वाले करते हैं। डेयरी वाले के पास एक मशीन होती है, आपने देखी होगी, चक्की सी होती है, उसमें टेस्ट ट्यूब्स में वो दूध डाल के ना उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो क्या होता है, दूध में क्रीम ऊपर आ जाती है और पानी और प्रोटीन नीचे रह जाता है। तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो सस्पेंशन में कन्वर्ट हो गया ना। बिल्कुल। दही है, दही देखने में कैसे लगता है? यूनिफॉर्म है यार, जैसी ऊपर से ऐसी नीचे से। ऐसा तो नहीं होता दही के ऊपर से खट्टी है नीचे से फीकी है, नीचे से खट्टी ऊपर से फीकी नहीं। यूनिफॉर्म लगती है, अपीयर टू बी यूनिफॉर्म या अपीयर टू बी होमोजेनस। लेकिन जैसे ही आप दही को सेंट्रीफ्यूज करोगे, जो कि हम अपनी मिक्सी में ग्राइंड ब्लेंडर में करते हैं, तो जैसे ब्लेंडर में हमने दही डाल ली, तो क्या होता है, मट्ठा नीचे रह गया और ऊपर क्या आ गया, मक्खन, यानी कि फैट ऊपर आ गया। फैट तो हल्का होता है ना पानी से, तो फैट ऊपर आ गया और पानी नीचे रह गया, यानी कि मट्ठा नीचे रह गया। तो सस्पेंशन बन गया नहीं बन गया? बन गया। ब्लड, ब्लड देखने में कैसा लगता है दीदी? यूनिफॉर्म लगता है कि यार सॉल्यूशन होगा। ब्लड ऐसा थोड़ा ना कि ऊपर से ब्लैक है नीचे से रेड है, पूरा का पूरा रेड होता है, पूरा का पूरा सेम कलर का और सेम थिकनेस का होता है। लेकिन जैसे ही ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करा जाता है, तो उसके अंदर सारे उसके ब्लड सेल्स, सीबीसी कंप्लीट ब्लड सेल, उसके प्लेटलेट, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी नीचे बैठ जाते हैं। ऊपर क्या रह जाता है? केवल हल्के वाला प्लाज्मा। तो क्या बन गया? सस्पेंशन बन गया नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। तो यहाँ से हमारे समझ में आ गया कि जब भी कोई चीज सेंट्रीफ्यूज करते ही सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाए, उसकी सारी लेयर्स अलग हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोलोइड बोलते हैं। आई बात दीदी समझ में? कोलोइड हमेशा वो चीज है जो कि सेंट्रीफ्यूज करते किस में कन्वर्ट हो जाए? सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाए। तो ब्लड भी कोलोइड है, मिल्क भी कोलोइड है, कर्ड भी कोलोइड है। अच्छा, स्टार्च सोल, हाँ, चावल की मांड जो निकलती है, हमने चावल बनाए या फिर हमने क्या नाम आलू बनाए, है ना, ठीक है, तो दोनों में स्टार्च होता है, दोनों में चावल, जो व्हाइट कलर का जो वाटर जो सॉल्यूशन सा बचता है वो क्या होता है? चावल की मांड होती है, हमें पता। उसको अगर हम सेंट्रीफ्यूज करें तो क्या होगा? पानी ऊपर आ जाएगा और नीचे स्टार्च बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है स्टार्च। और फिर हम उस पानी को बहा देते हैं, उसको ड्राई कर लेते हैं, तो बन जाता है हमारा कॉर्न स्टार्च। तो वो क्या होता है? स्टार्च ही तो होता है, वो जो पाउडर में व्हाइट रूप में मिलता है। सेंट्रीफ्यूजेशन, सेंट्रीफ्यूजेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं उसे। ठीक है दीदी। अच्छा, ट्रू सॉल्यूशन क्या सेंट्रीफ्यूज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आप चीनी की चाशनी लो, कितना ही तेज सेंट्रीफ्यूज करो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसमें चीनी नीचे बैठ जाए और पानी ऊपर रह जाए। आप नमक, घुला हुआ नमक का पानी लो, ऐसा कभी भी नहीं होगा, कितना ही तेज सेंट्रीफ्यूज कर लेना कि नमक नीचे बैठ जाए और पानी ऊपर रह जाए। तो ट्रू सॉल्यूशन पे सेंट्रीफ्यूजेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कोलोइड को जैसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। हमारी खाने की जितनी भी सब्जियां, हमने सपोज कर ले दाल खाई, ठीक है, हम अगर दाल का एक सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में लेना और सेंट्रीफ्यूज करें, तो उसमें सॉलिड पार्टिकल सारा का सारा प्रोटीन और वो जितना भी हमारा हैवी पार्टिकल है नीचे बैठ जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा? पानी और फैट रह जाएगा। तो बन गया ना सस्पेंशन। तो इसलिए यही पहचान होती है कोलोइड की। दे अपियर टू बी होमोजेनस। अब समझ में आ गया होगा। दे अपियर टू बी होमोजेनस बट आर एक्चुअली हेट्रोजेनस। वो देखने में होमोजेनस लगते हैं लेकिन एक्चुअल में हेट्रोजेनस होता है। और एकदम से किस में कन्वर्ट हो जाता है? कन्वर्ट इनटू सस्पेंशन ऑन सेंट्रीफ्यूजेशन। सेंट्रीफ्यूजेशन का मतलब बहुत तेजी से रोटेट करना, जो कि डेयरीज में होता है, लेबोरेटरीज में भी होता है। लेबोरेटरी में भी केमिस्ट्री में एक आपको ध्यान होगा डिवाइस होता है, तो इसमें प्रेसिपिटेट को हम सेंट्रीफ्यूज करते थे, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट, ताकि वो नीचे बैठ जाए। ठीक है। पार्टिकल साइज सॉल्यूशन में 1 से कम, कोलोइड में 1 से 100 और सस्पेंशन में 100 से ज्यादा। चलिए। अच्छा, सॉल्यूशन सेंट्रीफ्यूजेशन से सेपरेट नहीं होता, लेकिन फिर सेपरेट कैसे हो सकते हैं सॉल्यूशन? सॉल्यूशन को अगर हम सेपरेट करना है, ट्रू सॉल्यूशन करने की, ट्रू सॉल्यूशन को अगर सेपरेट करना है, तो वो क्रिस्टलाइजेशन या इवेपोरेशन के थ्रू हो सकते हैं। किसके थ्रू सेपरेट हो सकते हैं?
अगर आपको चीनी की चाशनी का सोल्यूशन सेपरेट करना है, चीनी सेपरेट करनी है, तो वाटर सेपरेट करना है, तो क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे ना। इतना ज्यादा पकाएंगे कि पानी पूरा उड़ जाए, नीचे खाली चीनी बच जाए। ठीक है, उसको एक तरह से क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर ट्रू सोल्यूशन को सेपरेट करना है तो ना तो कोई फिल्टर पेपर काम करेगा, ना ही सेंट्रीफ्यूजेशन काम करेगा, केवल क्रिस्टलाइजेशन ही काम कर सकता है। और अगर लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन है जैसे कि इथेनॉल और वाटर, तो डिस्टिलेशन काम करेगा। फिर क्या काम कर सकता है, डिस्टिलेशन, अगर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है तो। ठीक है दीदी। कोलोइड को सेपरेट करने का बहुत आसान तरीका है, सेंट्रीफ्यूज करना। सस्पेंशन को सेपरेट करने की कोई जरूरत ही नहीं होती, सस्पेंशन तो ऑलरेडी सेपरेट लेयर में होते हैं। हद से ज्यादा इनको क्या कर देते हैं हम, फिल्टर कर दो। हमें पानी से रेत सेपरेट करना है तो क्या करेंगे, छलनी यूज कर लेंगे ना, और केमिकल लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में फिल्टर पेपर यूज कर लेंगे, तो रेत फिल्टर पेपर पे रह जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। ठीक है दीदी। अब हम देखते हैं हमें नेक्स्ट हेडिंग क्या करनी है। हाँ, हमें करनी है हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ इन्होंने पता नहीं क्यों दे दिया, हेनरी लॉ की कोई कंसिस्टेंसी बैठ नहीं रही, क्योंकि हमारे सिलेबस से ना, मतलब इस यूनिट में हेनरी लॉ आना नहीं चाहिए था, फिर भी पढ़ लेते हैं। चलिए, कोई कोई दिक्कत नहीं। हेनरी लॉ बहुत आसान है, एक छोटा सा ही लॉ है, एक ही लाइन में पढ़ेंगे, कोई न्यूमेरिकल नहीं है उसके ऊपर, सबसे अच्छी बात यह है। हेनरी लॉ में कोई भी न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में, हमारे मतलब हमारे क्वेश्चन पेपर में एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया उसके ऊपर, मुझे तो बल्कि क्वेश्चन भी नहीं दिखा इसके ऊपर। पढ़ते हैं चलिए। हेनरी लॉ क्या कहता है, 12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं हेनरी लॉ। हेनरी लॉ देखिए क्या कहता है। देखिए हेनरी लॉ, हेनरी सबसे पहले कहेंगे हेनरी लॉ दिया किसके बारे में गया था भाई। हर लॉ किसी न किसी चीज के बारे में लगता है ना, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया है, वो किसी भी उस बॉडी पे लगता है जिसमें मास हो। तो उसकी कंडीशन ये है कि बॉडी के पास मास होना चाहिए, मैटर होना चाहिए। ठीक है, कोई और लो है, सपोज कर लेना एम्पियर सर्किटल लो, तो एम्पियर सर्किटल लो कब लगेगा, जब लगेगा जब किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा हो। अगर वायर है या खाली वायर है, खाली करंट नहीं, वायर में करंट फ्लो हो, तभी एम्पियर सर्किटल लो लगेगा। अब हेनरी लो कब लगेगा, तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन बतानी चाहिए ना। तो हेनरी लो अप्लाइड व्हेन gas is dissolved in any liquid। यानी कि सीधी सी बात है, हेनरी लो हमेशा लगता है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन पर। किस पर लगता है दीदी, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन पर। अच्छा, यहीं से भी एक एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ, सॉल्यूशन कितने तरह के हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन 9 तरह के होते हैं। सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्यूशन देखिए लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। सिमिलरली सॉलिड इन सॉलिड, liquid in solid, gas in solid। Similarly solid in gas, liquid in gas और गैस इन गैस। ठीक है जी। तो कितने तरह के सॉल्यूशन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमें 9 के 9 तरह के सॉल्यूशन नहीं पढ़ने, बेसिकली हम 3 तरह के इन्हीं सॉल्यूशन तक हम पढ़ते हैं। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब जैसे शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। लिक्विड इन लिक्विड यानी कि जैसे कि अल्कोहल इन वाटर, है ना, या फिर बेंजीन इन कार्बन डाइसल्फाइड, या बेंजीन इन अल्कोहल। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हो गए। अच्छा, गैस इन लिक्विड अब हम हेनरी लॉ में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा केवल जो है इन्हीं 3 तक ही हमारा डिस्कशन रहता है, बाकी सब तो
हमें पढ़ने नहीं होते, 12th क्लास में पढ़ते हैं। हालांकि हम वहाँ पे एक टेबल है छोटा सा, नीट में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, हमें केवल ये 3 तरह के सॉल्यूशन ही पढ़ना है। तो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। पहले तो हमें पता लगे हेनरी लॉ किस पे लगता है। हेनरी लॉ लगता है जब गैस को लिक्विड में डिसोल्व करा जा रहा हो। तो गैस इन लिक्विड का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? सोचो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें गैस लिक्विड में डिसोल्व होती है, उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन एग्जांपल है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तो एक्चुअली में होती क्या है? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स क्या होती है? CO2 इन शुगर सॉल्यूशन। भाई शुगर सॉल्यूशन या किसी भी तरह के मीठे सॉल्यूशन में, चाशनी में थोड़ा सा फ्लेवर डाल दिया और CO2 डाल दी तो हमारी कोल्ड ड्रिंक बन जाती है। आपने शुगर सॉल्यूशन में कोला फ्लेवर डाला और CO2 डाल दी तो कोला बन गई, ठीक है। उसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर डाला और CO2 डाला तो वो फेंटा बन गई, ठीक है। मैंगो डाला तो कुछ और बन गया। तो इस तरह से जब हम शुगर किसी लिक्विड में CO2 पास कर देते तो वो कार्बोनेटेड ड्रिंक बनी ना। तो वो किसका एग्जाम्पल? वो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा O2 इन ब्लड। ब्लड में O2 जब डिसॉल्व होती है हीमोग्लोबिन के थ्रू, तो वो भी किस तरह का सॉल्यूशन बना? वो भी तो ऑक्सीजन इन ब्लड यानी कि गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन बना ना। और वहां पे आपने एक लॉ पढ़ा भी होगा, शायद जरूर पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, कि जितना हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व करती है ब्लड में। बस वो कुछ भी नहीं है, वही हेनरी लॉ है। हेनरी लॉ वही है कि जितना ज्यादा किसी गैस का प्रेशर होगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता रहेगा। तो लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों बनता है? क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होता है, ठीक है। टिश्यूज में जाके डीऑक्सीजनेट क्यों हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आ जाता है? क्योंकि उधर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई होता है, ठीक है। तो जब भी किसी लिक्विड में गैस डिसॉल्व हो रही है तो हेनरी लॉ अप्लाई होता है। और हेनरी लॉ कहता क्या है? हेनरी लॉ का स्टेटमेंट करते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ गैस डिसॉल्व, ये इसकी सोल्युबिलिटी आम भाषा में बात कर लेते हैं हम, सोल्युबिलिटी इन एनी लिक्विड is directly proportional to its partial pressure। ठीक है। ये अप्लाइड प्रेशर, और इसका एंड वाइस वर्सा भी समझा देता हूँ। देखिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस स्टेटमेंट में। इसको हम मैथमेटिकली अगर हम प्रूव करते हैं तो इसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी को एक्स से डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। नहीं एक्स नहीं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी को हम xg से डिनोट करते हैं 12th क्लास में। xg यानी कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन होता है। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू xg। तो एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लाते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू kh xg, और ये फॉर्मूला बन जाता है हेनरी लॉ का फॉर्मूला। यहाँ पे प्रेशर क्या है? अप्लाइड प्रेशर, या फिर जिसको पार्शियल प्रेशर भी बोलते हैं। xg क्या है? सोल्यूबिलिटी, और सोल्यूबिलिटी हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की टर्म में लेते हैं। और KH क्या है? KH नाम से दिख रहा है, उसके सिंबल से हेनरी लॉ कांस्टेंट। ये फॉर्मूला हद से ज्यादा फॉर्मूले का मतलब इक्वेशन आ सकती है आपसे पूछनी, हालांकि वो भी आप तक नहीं आई, ठीक है।
हद से हद इक्वेशन आ सकती है, न्यूमेरिकल का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो P इक्वल्स टू K इंटू एक्स जी हेनरी लॉ का फॉर्मूला होता है, और कहता क्या है कि कोई भी गैस की सोल्यूबिलिटी किसी भी लिक्विड में उतनी ज्यादा होगी, यानी कि वो उतनी ज्यादा डिसोल्व होगी लिक्विड में जितना ज्यादा तुम प्रेशर अप्लाई करोगे उस गैस के ऊपर। सीधी सी बात है, आपको बोतल में CO2 भरनी है, तो जितना ज्यादा CO2 का पार्शियल प्रेशर होगा, जितना ज्यादा आप CO2 का प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा CO2 डिसोल्व होगी नहीं होगी। अगर आपने वहां पे CO2 का प्रेशर कम करना स्टार्ट कर दिया ऊपर, आपने जो पंप मशीन लगाई हुई है, तो CO2 क्या होने स्टार्ट हो जाएगी, और ज्यादा निकलनी स्टार्ट हो जाएगी सोल्यूशन से। ठीक है, तो बस और कुछ भी नहीं कहता है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ अप्लाई होता है गैस इन लिक्विड पे, और कहता है जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सोल्युबिलिटी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। फॉर्मूला याद कर लेंगे। हम करते हैं फेजेस ऑफ कोलॉइड। मतलब मैंने कहा था ना कोलॉइड को हमें थोड़ा डीप में स्टडी करना, तो वो कर लेते हैं। बस अब इसके बाद तो चैप्टर बहुत छोटा सा रह गया, अब तो इसके अंदर 3-4 लो रह गए, वो एक ही क्लास में हो जाएंगे सारे कंप्लीट। ठीक है जी। फेजेस ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड के फेज क्या होता है? जैसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है ऐसा मतलब बहुत आसान है। जैसे कि सॉल्यूशन के दो फेज होते हैं। सॉल्यूशन का एक फेज होता है सोल्यूट, जो कि डिसोल्व करा गया है, और दूसरा होता है सॉल्वेंट, जिसमें डिसोल्यूशन करा गया है। जैसे शुगर इन वाटर है, तो शुगर सोल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। सॉल्ट इन वाटर है, तो सॉल्ट सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। लेकिन कोलॉइड में हम ये सोल्यूट और सॉल्वेंट वाले टर्म यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो ट्रू सॉल्यूशन ही नहीं है। तो इन्हीं टर्म्स के कोरस्पॉन्डिंग दो टर्म्स बनाई गई है। एक टर्म होती है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज कौन सा फेज होता है? फेज का मतलब एक तरह से स्थिति होती है, फेज का मतलब भी स्टेट। स्टेट, वो स्थिति जो कि डिस्पर्स यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करी गई है ना, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। और डिस्पर्सन मीडियम वो स्थिति, वो फेज जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, देखिए अब सपोज कर लो, एक तरह से आम भाषा में इसको सोल्यूट बोल सकते हैं, हालांकि सोल्यूट नहीं लिखेंगे, लेकिन सोल्यूट बोल सकते हो। और एक तरह से क्या होता है? सॉल्वेंट। एग्जाम्पल, पानी में स्टार्च को डिस्पर्स कर दिया जाए, पानी में स्टार्च को डिस्पर्स कर दिया जाए तो स्टार्च सोल बनेगा ना, है ना जी? हाँ, पानी में स्टार्च को डिस्पर्स कर दिया तो स्टार्च सोल बनता है। दूसरा, आपने फैट को या फिर ऐसे बोलते हैं, फैट एंड प्रोटीन को सपोज कर आपने वाटर में डिस्पर्स कर दिया, तो क्या बना? मिल्क बना ना। तो हम मिल्क के, ये क्वेश्चन आ सकता है मिल्क के अंदर डिस्पर्स फेस क्या होता है? तो मिल्क के अंदर डिस्पर्स फेस क्या होता है? फैट और प्रोटीन। उसमें जो ग्लोबुलर पार्ट है, जो कि हैवी पार्ट होता है, वो किसका होता है? फैट और प्रोटीन का। और वो किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहता है? वाटर। भाई मिल्क वाटर ही तो है 90%। उसके अलावा क्या है बाकी? फैट और प्रोटीन। मिनरल्स तो डिस्पर्स फेस नहीं हो सकते, मिनरल्स तो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। मिनरल कोलोइड का पार्ट थोड़ा ना होता है, मिनरल्स तो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। तीसरा, अच्छा ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड क्या होता है? CBC इन प्लाज्मा।
तो क्या बन जाता है, ब्लड। ठीक है। अच्छा, मेटल के भी कोलोइड बनते हैं, जैसे सपोज अपने गोल्ड, गोल्ड इन वाटर, तो इसको बोलते हैं गोल्ड सोल। गोल्ड सोल के बारे में हम ज्यादा स्टडी 12th में करते हैं। फिलहाल अभी ऐसे बता दो कि मेटल का भी सोल, कोलोइड सोल बन सकता है। मेटल को हम इस पार्टिकल साइज में काटते हैं, उसका पार्टिकल साइज 1 से 100 के बीच में आ जाए, और वो क्या नाम वाटर में डिस्पर्स हो जाता है, तो वो गोल्ड सोल होता है। गोल्ड सोल मस्कुलर इंजेक्शन के काम आता है, मसल्स की वीकनेस को दूर करने के लिए, जैसे स्वर्ण भस्म आयुर्वेद में यूज होती है, तो विदेशों में लोग गोल्ड सोल के इंजेक्शन लगवाते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन। ठीक है। लास्ट एग्जांपल एक और कर लेते हैं, लास्ट एग्जांपल करते हैं, जैसे ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर को अगर हम ऐसे सस्पेंशन की तरह ना छोड़े, डिस्पर्स कर दे, शेक कर दे बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से शेक कर दे, तो इमल्शन बन जाएगा ना, उसको इमल्शन बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अपने हमारे जो फोम वगैरह होते हैं, फोम क्या होता है, फोम के अंदर एक अलग ही चिकनाई नहीं होती है, अलग ही क्लीनलीनेस होती है, वो इमल्शन की वजह से होती है, यानी कि ऑयल की ड्रॉपलेट वाटर में बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो वो इमल्शन बन गया। ठीक है। और मिसल, मिसल इन वाटर, ये इंपॉर्टेंट है। मिसल, मिसल क्या होता है, मिसल होता है जब आपका डर्ट डिटर्जेंट में कवर हो जाए, डिटर्जेंट या सोप में साबुन में हमारा डर्ट कवर हो जाए, तो उसको मिसल फॉर्मेशन बोलते हैं। और वो मिसल फॉर्मेशन वाटर में आ जाए, तो वो सोप का सॉल्यूशन बन गया ना, सोप का सोल बन गया, सॉल्यूशन नहीं सोल बन गया। कोलोइड के लिए सोल टर्म यूज करते हैं। जब भी हम कपड़े धोते हैं तो कपड़ों का डर्ट पानी में आ जाता है, और पानी पानी जो है सफेद सफेद धुंधला धुंधला हो जाता है, ना तो वो ट्रू सॉल्यूशन है, ना ही वो सस्पेंशन है, वो बहुत देर तक ऐसे धुंधला धुंधला रहता है, दूध जैसा पानी बन जाता है, वो उसको बोलते हैं सोप सोल। इस सोप का कोलोइड सोल बन गया, क्यों, किस वजह से बना, क्योंकि पानी के अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मिसल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मिसल क्या होता है, डर्ट प्लस सोप। ठीक है जी। तो हमारे फेजेस ऑफ कोलोइड भी कंप्लीट हो गए, कुछ नहीं, केवल आपको याद करना है। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग जो हमें करनी है वो है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, देखिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट इंपॉर्टेंट है ना। टिंडल इफेक्ट से पहले ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ें। चलिए टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब भी हम किसी कोलोइड सोल को, जब भी हम किसी कोलोइड सोल को लाइट की रे में ऑब्जर्व करते हैं, किसमें ऑब्जर्व करते हैं, लाइट की रे में, यानी कि बिजली, रोशनी की किरण में, हम किसी कोलोइड सोल को रोशनी की किरण में यानी कि उसकी रे में ऑब्जर्व करते हैं, एक बहुत बारीक सी लेजर वाली धार में ऑब्जर्व करते हैं किसको, कोलोइड सोल को, तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है, हमें ऐसा ऑब्जर्व होता है जैसे कि आसमान में तारे चमक रहे हो, आसमान में तारे चमक रहे हो, यानी कि ब्लैक बैकग्राउंड में ब्राइट पार्टिकल्स मोशन कर रहे हो, तो उस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है। ये ऑब्जर्व करने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसे थ्योरेटिकली तो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। ठीक है। इस पर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं।
जैसे कि आपने सपोज कर लो एक डार्क रूम है, इसके लिए कंडीशन होती है डार्क रूम होना चाहिए, और एक कोलोइड सोल लिया हमने, सपोज मान ले आसान से लेते हैं, हमने गोल्ड सोल ले लिया या स्टार्च सोल ही ले लिया, चलिए स्टार्च सोल ले लिया, कोई भी कोलोइड सोल, और हमने उस पे क्या करा, एक तरह की हमने उसमें लाइट डाली, क्या डाली दीदी, हमने उस पर लाइट डाली, है ना। तो लाइट डालने के बाद पहला काम, जो पहली चीज जो हम देखेंगे कि एक तो लाइट में कि उसका पाथ विजिबल होगा लाइट का, है ना, लाइट का पाथ विजिबल होगा, और उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो आपको नाचते हुए दिखेंगे, जिगजैग मोशन करते हुए दिखेंगे पार्टिकल्स, कुछ नहीं है। इसका बहुत अच्छे से एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो, आप सपोज कर लो किसी कमरे में धूल उड़ रही है, किसी कमरे में धूल उड़ रही है, और उस कमरे में एक छोटे से होल से सनलाइट आ रही है, तो हमें धूल के पार्टिकल क्या दिखते हैं, इधर उधर मोशन करते हुए दिखते हैं ना, जिगजैग मोशन करते हुए दिखते हैं धूल के पार्टिकल, तो उसी को टिंडल इफेक्ट तो बोलते हैं। वही इफेक्ट जब किसी कोलॉइड सोल में ऑब्जर्व हो, किसी कोलॉइड सोल में जब आने वाली लाइट को पार्टिकल्स ऐसे नाचते हुए दिखे और वो इधर उधर स्कैटर कर रहे हो, लाइट को स्कैटर कर रहे हो यानी कि बिखेर रहे हो, तो उस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और वो जो लाइट का जो कोन बनता है, उस कोन को, जिस कोन में पार्टिकल्स जिगजैग मोशन कर रहे हैं, उस कोन को टिंडल कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसमें क्या एक चीज लिखेंगे, scattering of light by dispersed phase particles of colloid। कोलोइड के डिस्पर्स फेज पार्टिकल जब लाइट को स्कैटर करता है यानी कि बिखेरते हैं, है ना, एज ब्राइट स्टार्स अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। ये डार्क बैकग्राउंड ऐसा लगता है जैसे काले आसमान में चमकीले सितारे हो, और appear to be doing random zigzag motion। टिंडल इफेक्ट में कुछ भी याद ना आए अगर हम, तो बस यही एग्जांपल याद रखना है, किसी धूल भरे कमरे में एक छोटे से कोन से लाइट आ रही है, तो लाइट यानी कि सनलाइट आ रही है, सूर्य की किरणें आ रही है, तो सूर्य की किरणों में धूल कैसे नाचती हुई दिखती है ना, तो वही टिंडल इफेक्ट है। और उसमें पार्टिकल के जिगजैग मोशन करते हुए दिखते हैं, रैंडम जिगजैग मोशन, और रैंडम जिगजैग मोशन को ही हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। तो कोई पूछे ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, तो ब्राउनियन मूवमेंट कुछ नहीं होता, द रैंडम जिगजैग मोशन which is performed by the dispersed phase particle of colloid is called Brownian movement। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो मॉलिक्यूल्स इधर से उधर आपस में टकराते रहते हैं, और लाइट में टिंडल इफेक्ट के दौरान वो ऑब्जर्व करे जा सकते हैं, तो उस मोशन को ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, और उस लाइट की स्कैटरिंग करने वाले फिनोमेना को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है जी, तो हमारा एक कोलॉइड भी कंप्लीट हो गया। बस अब हमारी लास्ट लाइन रह गई है हेडिंग्स टॉपिक्स की, उसमें है एसआई सिस्टम और लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन और मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये जो 3-4 टॉपिक्स रह गए वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, एक या मैक्सिमम 2 क्लास में जो है कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लास्ट यूनिट ऑर्गेनिक की स्टार्ट करेंगे। बस ये याद करते रहना, इनसे ही सारे क्वेश्चन बने हुए हैं और इनसे ही सारे क्वेश्चन आगे भी बन जाएंगे।